स्टार्ट करें। अब बताओ, जितने भी आर्टिकल आप लोगों को बताया गया है, क्या टेकअप हो रहा है आप लोगों से? रिपीट बार बार कराते रहना होगा। हो रहा है ना? संघ की कार्यपालिका, इसमें जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो हम लोग सबसे पहले जो है ये आर्टिकल सहित जो है प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, ठीक ना? क्योंकि देखो, आपने जैसे ही 51 के ए तक वहां क्लियर किया मूल कर्तव्य, उसके बाद याद रखना कि 52 से लेकर 62 तक, 52 से लेकर 62 तक जो आर्टिकल है वो किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। उसके बाद क्या है? वही आर्टिकल अगर फिर इसके बाद कहा जाए तो 63 से लेकर 69 तक जो है वो किसके लिए है? तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए। किसके लिए है? मतलब उपराष्ट्रपति के लिए है। ठीक ना? अगर मानो तो 1 से 100 तक कंटिन्यू याद कर सकते हो आप आर्टिकल। सब लाइन से है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक सौ टेकअप करके। जैसे आप सोचो 52 तक, आप 62 तक क्लियर कर लिए, है ना? अगर क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो क्या बताओगे? 56 में, बिल्कुल। राष्ट्रपति के निर्वाचन कोटा, वोट वैल्यू, निर्वाचन कोटा की चर्चा जो है किस आर्टिकल में है? 55 में, बिल्कुल। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो क्या होगा? 57 में, है ना? उसके बाद राष्ट्रपति की एबिलिटी, राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा किस आर्टिकल में है? 58 में, है ना? उसके बाद राष्ट्रपति की कंडीशन, दशा की जो चर्चाएं हैं कि कैसी राष्ट्रपति होनी चाहिए, इसकी चर्चा किस में है? 59 में, 59 में, है ना? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 60 में, है ना? अगर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा, उसकी चर्चा जो है किस में है? 61 में। राष्ट्रपति की रिक्तियां, राष्ट्रपति के खाली पद को भरा जाएगा, वो आर्टिकल किसके तहत? 62 के तहत। और इसके बाद फिर 63 से लेकर 69 जो समय है वो किसका आ जाता है आर्टिकल? तो वो उपराष्ट्रपति का आता है। तो चलिए, सबसे पहले राष्ट्रपति को हम लोग क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, आप लोग आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखे थे कि सबसे पहला आया था पद। राष्ट्रपति का क्या है? पद, है ना? तो याद रखना, भारत में जो ये पद है, भारत के सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, कौन? राष्ट्रपति। एक लाइन आपको क्या बन रहा है? राष्ट्रपति का पद, पोस्ट, देश का सबसे सर्वोच्च पोस्ट है, सबसे सर्वोच्च पद, मतलब पोस्ट है। उसके बाद राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होते हैं, भारत के पहला, फर्स्ट नागरिक। राष्ट्रपति भारत के फर्स्ट फर्स्ट नागरिक होते हैं। नागरिक को क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। फर्स्ट नागरिकता जो है, फर्स्ट व्यक्ति जो है वो कौन है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद जो होता है सबसे सर्वोच्च होता है, ये प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं। मतलब संविधान के अकॉर्डिंग
अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होते, अगर यही कहा जाए औपचारिक या व्यवहारिक, प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, देश का, जैसे ये संवैधानिक है, वो क्या है, औपचारिक बोल दो, व्यवहारिक बोल दो। औपचारिक तो नहीं लगाएंगे, प्रधानमंत्री हैं तो इनको औपचारिक लगाना ठीक नहीं, व्यवहारिक प्रधान होते। प्रधानमंत्री देश का व्यवहारिक प्रधान होते। हो गया। मतलब मानवता के तौर पर हम मानते हैं कि व्यवहारिक जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति होते हैं, वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, है ना। पूर्ण रूप से जो चीजें, जो पद है, उस पद के अकॉर्डिंग काम करने की जो शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है, जनता के बीच में जाकर ये वोट मांग सकता है, बोल सकता है, कुछ कह सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ना उनसे बोल सकते हैं, ना उनसे कुछ कह सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि जनता का सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा, और उस लोकसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं कौन, प्रधानमंत्री। अब जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो एक तरह से क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, दिखता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इनकी चुनाव भी जो होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा किया जाता है, सिंगल फेरेबल वोट पड़ता है ना। आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो वोट होता है, वो एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति के द्वारा दिया जाता है। अब ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है क्या, कि 3-4 उम्मीदवार रहेंगे, है ना। जैसे 3-4 क्या रहेंगे, उम्मीदवार रहेंगे। जैसे उम्मीदवार ए हो गए, उम्मीदवार बी हो गए, उम्मीदवार सी हो गए, उम्मीदवार डी हो गए, और भी उम्मीदवार, समझते हैं ना, जो इसके लायक है। ये जो बताया गया है कि राष्ट्रपति में 35 वर्ष इनका उम्र होना चाहिए, लोकसभा के अध्यक्ष जैसी इनकी काबिलियत होनी चाहिए, पढ़ना लिखना कोई इनके पास जरूरत नहीं है, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, वो व्यक्ति को अच्छा से मतलब अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, अवहेलना करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जब ये चीजें, जितनी भी एबिलिटी अगर इसमें पाया जाएगा, तो ये सब उम्मीदवार होंगे। अब उम्मीदवार में क्या होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति का वोटिंग होती है, और वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, है ना। एक होता है, जिसे आप लोग इकोनॉमिक्स में सुने होंगे, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर, सुने तो होंगे ना। डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जो सरकार को हम सीधा भर देते हैं, और इनडायरेक्ट होता है कि दूसरे के थ्रू होता है। तो वैसे ही इनडायरेक्ट इनका क्या होता है, वोटिंग होता है। अब एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के तहत होता क्या है कि 4 उम्मीदवार है। अब ए उम्मीदवार, बी उम्मीदवार, सी उम्मीदवार और डी उम्मीदवार, वोट जब वो लोग डालेंगे, जिनको अधिकार है वोट डालने का, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट नहीं डालेंगे, तो जिनको अधिकार है वो क्या करेंगे, अगर मान लो कि इनको लगेगा कि इसमें कौन, ये क्या, 4 व्यक्तियों को चुनना है ना। जैसे आप लोग 4 लोग हैं, 4 लोग को आप लोगों को चुनना है, हमें चूज करना है। तो हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति जो है बेस्ट है। से लगेगा कि ए बेस्ट नहीं है, इसको हम 3 नंबर पर रखेंगे। हमें ए बेस्ट नहीं है, बी 1 नंबर का है, तब अच्छा व्यक्ति। थोड़ा सा इससे तो डाउन में आता है, तो वो कौन आता है, और सबसे खराब कौन है, 4 नंबर। दूसरा जो व्यक्ति जाएंगे वो सोचेंगे कि ये 3 नंबर पर नहीं है,
ये 1 नंबर का व्यक्ति है। मतलब पहले नहीं होता है कि आपको 4 चीज़ें को सेलेक्ट करना होगा। बोला जाएगा कि सबसे बेस्ट कौन है? इसके बाद इसके बाद खराब होता है ना? तो वैसे ही जो-जो उम्मीदवार जाएँगे उम्मीदवार के पास जाएँगे, लोग जो जहाँ वोटिंग करेंगे, तो पहले यहाँ 3 नंबर पर, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 4 नंबर। फिर कोई जाएँगे, तो वो इनको 1 नंबर पर रख देंगे, इसको 2 नंबर पर, इसको 3 नंबर पर, इसको 4 नंबर पर। अगला जाएगा तो कोई 4 नंबर पर रख देगा, कोई इनको 3 नंबर पर, कोई 1 नंबर पर, कोई क्या है 2 नंबर। कोई अगर आएगा तो इसी को 2 नंबर पर रख देगा, इसको 3 नंबर पर रख देगा, इसको 4 नंबर पर, इसको 1 नंबर। फिर अगर कोई गया तो वो इसको क्या करेगा, इसको 3 नंबर पर रख दिया, इसको 2 नंबर पर, इसको 1 नंबर पर और इसको 4 नंबर। ऐसे वोट होता है इन लोगों का। अब होता है कि मतगणना जब चुनाव हो गया तो अब इसका क्या किया जाएगा? अब देखा जाएगा कौन जीता है ना? तो प्रथम जनगणना की जो मत होगी उसको देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि इसमें जो ए व्यक्ति है, वो ए व्यक्ति को फर्स्ट रैंक पर कितने लोग रखे हैं। तो इसको देखा जाएगा तो ये तो एक ही बार रखा गया है इसको। फिर देखा जाएगा कि इसमें जो है एक को कितने बार, तो एक ही बार रखा गया है। इसको रखा गया है तो 2 बार रखा गया है। इसको क्या है, 1 बार रखा गया है। अब इसमें क्या पता चला कि ये तो जीत रहा है, ये तीनों हार रहे हैं। अब फिर सेकंड मत सेकंड देखा जाएगा कि 2 नंबर वाले कौन है, तो 2 नंबर वाले भी ये 1 है। ये 2 नंबर वाला देखोगे तो 2 है। ये 2 नंबर वाला देखोगे तो ये भी 1 है। ये देखोगे तो आपका 2 नंबर पर 1 है। फिर 3 नंबर देखा जाएगा, फिर 4 नंबर देखा जाएगा। जितने गणना होंगे वो गणना के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। कब तक देखा जाएगा? जब तक ये बरोबर ना हो। जिससे जब तक बरोबर हो रहा है ना, इक्वल हो रहा है ना, अब मान लो कि यहीं आ जाता है ऐसे, 3 आ जाता, 1 आ जाता और 4 आ जाता, तो आपको पता क्या चलता है कि ये अब बाहर हो गया। अब जब बाहर हो जाएगा तो इसके वोट को ये लोग क्या करेंगे, अपने में मर्ज कर लेंगे और ये उम्मीदवार हट जाएंगे। तो ये सब चीजें हम लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है किनका, राष्ट्रपति। ठीक ना? चलिए अगला पॉइंट पे आएंगे। राष्ट्रपति है नेक्स्ट क्या, राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक तथा राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक तथा जनता का प्रतीक होते हैं, जनता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक तथा जनता का प्रतीक होते हैं। ये तीनों सेनाओं तीनों सेनाओं जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, मतलब थल सेना, वायुसेना एवं जल सेना, ये तीनों सेनाओं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ये तीनों सेनाओं का क्या है, प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। हो गया?
लिख लिए। अगला पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, बोलो क्या है, बोलो अनुच्छेद 53 में क्या है। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, ये 53 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और यह कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। कार्यपालिका का क्या होता है, प्रधान होता है। कार्यपालिका समझते हैं क्या है, कार्यपालिका समझते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं, बोलो, कार्यपालिका किसे कहते हैं। जैसे देखो, आन भाषा में ये समझेंगे कि कार्यपालिका उसे कहते हैं जो देश के लिए कार्य करते हैं, ठीक ना। विधायिका, देखो सरकार कितने प्रकार का होता है, देखो यहाँ पर ऐसे, ये टॉपिक नहीं है फिर भी हम आपको बता दें, आगे ये फिर पढ़ना है। हम लोग बोलते हैं सरकार, सरकार तो सुन ही नहीं रही है, सरकार को हम क्या बताएं, नहीं बोलते हैं हम लोग, सरकार से खफा हो जाते हैं, है ना। कभी सरकार हम लोग को अच्छा लगता है, जिस चीजों को सपोर्ट करते हो वो चीजें क्या होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन जिसको तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। अगर मोदी आपके नज़र में खराब है तो वो कभी अच्छा नहीं लग सकता, राहुल गांधी आपके लिए खराब है तो वो आपको कभी अच्छा नहीं लग सकता, ये ध्यान रखना। तो क्या है कि सरकार जो होता है, सरकार कितने प्रकार का होता है, सरकार के अंग कितने हैं। जैसे आपने ये समझा कि कल हम आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो विधान मंडल है, या आपका जो है राज्य स्तर पर विधानमंडल जैसे है, वो देश स्तर पर क्या है, संसद है। तो हम बोलते हैं कि संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही बोलते हैं विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के याद रखनो, बोलने के लिए तो 3 अंग होता है, लेकिन होता 4 अंग है। कितने अंग होते हैं, 4, लेकिन मानो तो 3 ही है, मानो तो 3 ही है। अब एक क्या होता है, एक होता है विधायिका, एक क्या होता है, विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। सुने तो जरूर होंगे, अब नहीं जान रहे हैं तो अलग चीज है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 ही अंग है। लेकिन आप लोग सुने होंगे कि चौथा स्तंभ कहा जाता है इसको, मीडिया को, बोलते हैं ना, ये हमारा सरकार है, ये भी हमारा क्या है, मीडिया है। और बोलता है वो लोग, हमें चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ किसको कहा गया है, मीडिया को कहा गया है, प्रेस को कहा गया है। अब इसमें क्या है, सरकार क्या होता है, विधायिका का काम क्या है, एक विधायिका उसे कहते हैं जो कानून को बनाता है। विधायिका किसे कहते हैं, जो कानून को बनाता है। कार्यपालिका उसे कहते हैं जो कानून को लागू करवाता है। और न्यायपालिका उसे कहते हैं जो इस कानून को नहीं अच्छा से मानेगा, इसका दुरुपयोग करेगा, वो इसको क्या करेगा, न्याय देगा। और न्याय के अकॉर्डिंग अगर वो व्यक्ति अच्छा है
तो उस व्यक्ति को बरी करेगा, और वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो उसको क्या करेगा, जेल सलाखों के पीछे भेजेगा। तो एक क्या कर रहा है, नियम कानून को बना रहा है, एक कानून को लागू करवा रहा है, एक कानून को न लागू करने वाले को क्या कर रहा है, जेल भेज रहा है, न्याय दे रहा है। और ये मीडिया जो है, इस मीडिया का काम क्या होता है, चौथा स्तंभ, कि ये कोई भी काम अगर अच्छा से ना करे तो ये इसका क्या करती है, उजागर करती है। चीज का क्या करता है, उजागर करता है ना। कोई कानून अगर अच्छा नहीं लगा तो उसका उजागर करेगी, लेकिन ये सब कम ध्यान देता है, ये लोग फालतू फालतू चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसीलिए मीडिया याद रखना, 150 देशों में 150 देश की मीडिया जो है ना, भारत से आगे है। फिर भी अगर आप कभी टीवी ऑन करोगे तो लिखेगा क्या, दुनिया का सबसे नंबर 1 चैनल आज तक, है ना। सबसे नंबर 1 चैनल जी टीवी, या जो भी है, जो चैनल न्यूज वाले जो होते हैं ना, वैसे ही बोलेंगे सब। हाँ, रिपब्लिक भारत में सबसे बोलेगा कि सब एक नंबर का है, लेकिन ये नहीं समझता है कि 150 देश के मीडिया आगे है इससे। और ये सब टीआरपी के लिए वही चीज दिखाएगा, केवल जो चीजें मतलब देखने लायक ना हो, उसी चीज को बार बार दिखाएगा, बार बार दिखाएगा। आर रिपब्लिक एक बार हुआ था, रिया चक्रवर्ती का केस हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत मरा था, केवल टीवी ऑन करो वही दिखे, वही दिखे। अभी युद्ध हुआ था तो उस युद्ध को ही, जो चीजें इसको ज्यादा लगे वही दिखाए। ये कभी ये नहीं दिखाएगा कि इतने चीजों की क्या हो गया, मोदी जी द्वारा ये काम किया, या कि इतने द्वारा ये किया गया, हमारे देश की जीडीपी क्या जा रही है, जीडीपी खराब क्यों हो रही है, इसका वजह क्या है, ये सब चीजें नहीं बताएगी, है ना। जो देश में प्रधान होगा उसके पक्षधर होती है, ये ध्यान रखना कभी भी। आज जो बोलते हैं कि ये तो गोदी मीडिया है, ये तो जैसे जैसे मोदी जी बोलते हैं वैसे ही करता है। राहुल गांधी का भी सरकार आएगा तो फिर वैसे ही। चलो चलो, ये सब चीजें नहीं देखना है, समझना है हमें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 ही अंग होते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ के रूप में किसे माना जाता है, मीडिया को माना जाता है। तो कहा क्या जा रहा है कि ये जो कार्यपालिका है, जिसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव का सबसे प्रधान जो होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। जैसे ही इस बिल पर राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा, वो जो बिल पर साइन होने के बाद वो चीजें संशोधन हो जाएगी और देश में क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। आ रहा है ना। ये साइन किसका जरूरी है, तो राष्ट्रपति। इसलिए कार्यपालिका का प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, और कार्यपालिका का व्यवहारिक या औपचारिक मानवता के तौर पर वो होते हैं क्या, प्रधानमंत्री। लेकिन ध्यान रखना, काम के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम किसको होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो कुछ नहीं है, राष्ट्रपति जी केवल बस इनका होता है सर ऐसे हिलाना, सब काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री। जैसे मान लो कि हम लोग ऐसे बिहार में जब पढ़ाते थे तो वहां बोलते थे कि राष्ट्रपति मानो तो एक फूफा है घर के, फूफा जी समझते हैं ना, फूफा जी, ये बड़े तो हैं, बुजुर्ग तो हैं, इनके बात को माना तो जाएगा, है ना, ये बोलेंगे सुना तो जाएगा, लेकिन उनके काम को मानो या ना मानो, फूफा जी हैं तो फूफा जी हैं। ये ध्यान रखना। कभी मान लो शादी ब्याह होता है तो आप किससे पूछोगे, फूफा जी ये देखिए तो काम ये ठीक है ना, है ना, तो वो कुछ नहीं, हाँ ठीक। वो जान रहे हैं कि अगर हम इस चीज पर बोलेंगे कि ये ठीक नहीं है, फिर भी ये यही काम करेगा, और ये मतलब मेरे बस की बात नहीं। वहीं आपके अगर घर के जीजा जी होंगे, उनके बात की अहमियत आप ज्यादा दोगे, उनके अकॉर्डिंग। ये रियलिटी है ना, ये चीजें रियलिटी है। क्यों, क्योंकि ये रूठ गए तो फिर मनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही चीज है, ये सेम कंडीशन में राष्ट्रपति का केवल काम क्या होता है, साइन करना। हर एक बात को अगर प्रधानमंत्री जी कुछ भी अगर इनसे बोला जाएगा तो ये बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, अगर इनको ठीक लगे तो। राष्ट्रपति का बस काम यही है कि सब चीज में क्या करना, इनकी मुहर करना, अपना क्या करना, सिग्नेचर करना। बाकी देश का दौरा करना हो, प्रधानमंत्री जाएंगे, है ना।
कोई भी काम ऐसा हो, किसी देश में विधानसभा की चुनाव हो रही है किसी राज्य में, वहां जाकर क्या करना, भाषण देना, किसका काम होगा, प्रधानमंत्री। लोकसभा जो होगा वो भंग हो रहा है, क्या हो रहा है, मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिमंडल की बैठक क्या है, कैसे कैसे हो रहा है, इस मीटिंग को अटेंड करना, देखना, जानना, समझना, सबको समझा कर रहना, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, है ना। तो वो सभी चीजों का काम किसका होता है, प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति का काम क्या है, केवल बस राष्ट्रपति भवन में बैठना और साइन करना। और याद रखना, हर एक चीज में ये मुंडी जरूर हिलाएंगे कि हाँ सही है, क्यों, क्योंकि इनको इस चीज का डर होता है कि हो सकता है भाई लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री हो, अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम पर महाभियोग लग जाएगा, इम्पीचमेंट लग जाएगा, हमें क्या मतलब है, जैसे देश चल रहा है, चलाने वाले लोग चला रहे हैं, हमें क्या है। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को काम नहीं होता है, राष्ट्रपति सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा बर्डन भी इसके पास है, साइन करना, सिग्नेचर करना, सब कुछ चीजें जो है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई भी काम को तुरंत हाँ हाँ ये नियम लागू कर दो, सबको जानना समझना तब जाकर कोई काम को करना, है ना। राय मशवरा ये लोग अपने आप में लेते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका का व्यवहारिक औपचारिक प्रधान होते हैं, और ये जो होते हैं संविधानिक प्रधान होते हैं। तो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। चलो अगले पॉइंट में हम लोग आएंगे, यहां तक तो आप लोग लिख लिए। ये तीनों सेनाओं का क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है, तीनों सेनाओं का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये मान लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में चला गया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में यहां पर नोट में लिख लेना। तीनों सेनाओं का मुख्यालय या हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। नई दिल्ली। तीनों सेनाओं का प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली। थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, और तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है। थल सेना दिवस कब मनाते हैं, बोलिए। थल सेना दिवस कब मनाते हैं, आर्मी डे कब मनाते हैं, ये भी नहीं पता। आर्मी डे कब मनाते हैं, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं। चलिए, तब तो खैर जानना है आप लोग। थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी, ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए एयरफोर्स डे, ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और अगर कहा जाए नेवी, जल सेना दिवस, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर। ये एक्चुअली एक्स्ट्रा पॉइंट है, कहीं साइड में लिखना, इस समय मत। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस, और 4 दिसंबर को जल सेना दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। हो गया। चलिए अब हेडिंग देना है आपको, राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता। राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता, एबिलिटी। राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता, यहां क्या कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 58 के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने योग्य तभी होगा
जब वह निम्नलिखित में से क्या क्या काम करेगा? वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र जो है 35 बरस हो, है ना? ये सभी चीज यहाँ लिख लो। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, 58 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 58, 58 के अनुसार, राष्ट्रपति अपने पद के लिए योग्य होंगे। ठीक ना? अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद के लिए क्या होंगे? योग्य होंगे। अब योग्यता के लिए क्या चाहिए? योग्यता के लिए क्या चाहिए, मतलब एबिलिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। ये नहीं कि श्रीलंका का व्यक्ति को बुलाएंगे और बोलेंगे कि तुम भारत के राष्ट्रपति बन जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक ना? वह क्या हो? वह भारत का नागरिक हो। वह 35 बरस उम्र, उम्र वह 35 बरस उम्र पूरी कर चुका हो। ठीक ना? राष्ट्रपति बनने के लिए 35 बरस उम्र होनी चाहिए। तो बताओ राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 बरस। और प्रधानमंत्री बनने के लिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए कल बताए और आज भूल गए। आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग का दिमाग कहाँ रहता है बताओ? ऐसे होगा तो कैसे होगा? हाँ, हमने आपको कल बताया कि यहाँ पर रिलेटिव पॉइंट को याद करके चलना है। लोकसभा का संबंध किससे है? विधानसभा से। लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के लिए 25 बरस है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होगा? 25 बरस। मुख्यमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा क्या होगा? 25 बरस होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा का संबंध है विधानसभा से, और जैसे लोकसभा का बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही विधानसभा का बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री से। राष्ट्रपति का संबंध किससे है? राज्यपाल से। विधानमंडल का संबंध किससे है? संसद से। संसद का संबंध किससे है? विधानमंडल से। राष्ट्रपति का संबंध किससे है? राज्यपाल से। तो जैसे यहाँ पर 35 बरस की उम्र पूरी कर चुका हो, ये लाइन आ रहा है, वैसे ही राज्यपाल के लिए भी यही आएगा लाइन, क्या? कि वह 35 बरस का उम्र क्या हो? पार कर चुका हो। ठीक ना? और वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। इसके बाद लिखना है, उसमें लोकसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की योग्यता हो। से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। ठीक ना? लोकसभा के सदस्य को निर्वाचित होने की योग्यता हो। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव के समय
किसी लाभ के पद पर न हो। अब ये नहीं कि आप जो है रेलवे ड्राइवर हैं और बोल रहे हैं कि हम राष्ट्रपति बनेंगे। सरकारी कर्मचारी आप नहीं होना चाहिए। हाँ, लोकसभा का काम हो सकता है, विधानसभा का काम हो सकता है, वो अलग चीज है, ठीक ना। जैसे मुख्यमंत्री, जैसे अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, बुजुर्ग मुख्यमंत्री है, इनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, इनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। बिहार के बिहार के जो 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा दिन तक 2005 से अभी तक है। आप लोगों का तो 5 बरस में चेंज हो जाता है। एक बार कांग्रेस वाले आएंगे तो एक बार बीजेपी, है ना। भाई भजन लाल शर्मा जी हैं, फिर अशोक गहलोत जी आ जाएंगे। इससे पहले तो अशोक गहलोत ही थे ना। बस हाँ, चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है, पर ठीक रहता है, काम दिखाएगा, है ना। और उसको क्या लग रहा है, हम तो हैं ही, हम ही बनेंगे। और क्या, जो करे हैं, जो किए हैं वही करेंगे, है ना, ये चीजें है। लेकिन यहाँ पर बदलाव होता है तो काम दिख। लेकिन राष्ट्र ये बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया, है ना। बिहार को अच्छा खासा डेवलप किया। आखिर कोई 20 साल से जीत रहा है, कुछ तो कारण होगा। वो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहा है, अगर जीत जाएंगे तो लेंगे, 9 बार अगर शपथ ले लिए हैं तो कारण हुआ होगा। तो थोड़े है कि मतलब चलो तुम भी बने, तुम ही बनो, ऐसा कुछ नहीं है, काम दिखाए हैं वो। तो राष्ट्रपति चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर न हो, और ये कौन राष्ट्रपति, उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति चुनाव के समय, यहां कोमा डाल देना, चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर न हो। उसके बाद क्या, पागल एवं दिवालिया। वह पागल एवं दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब होता है घोटाला किया हुआ व्यक्ति, वह पागल एवं दिवालिया न हो। के बाद राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अनपढ़ भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक ना। हो गया। देखो, अब आप कहोगे कि सर आपने जो 5-6 नंबर लिखा है वो जच नहीं रहा है ना। इससे आप लोग बोलोगे कि सर ये तो सही है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 बरस उम्र पूरी कर चुका हो, उसे लोकसभा निर्वाचित होने के लिए, सदस्यता होने के लिए योग्यता हो, राष्ट्रपति चुनाव के समय वो किसी लाभ के पद पर न हो। अब देखो, लाभ का पद का मतलब होता है सरकारी कोई पोस्ट पर न हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो उपराष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री है ना, तो ये लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद मतलब सरकारी कोई कर्मचारी नहीं है। वह पागल एवं दिवालिया ना हो। हाँ, 6 नंबर आपको थोड़ा सा जज नहीं लग रहा होगा कि सर ये क्यों है, कि राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। देखो ध्यान, कि जब आपको पता है कि जब हमारा भारत क्या हुआ, आजाद हुआ था 1947 में, इसके बाद गणतंत्र हुआ था 1950 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को क्या हुए थे, बने थे। इनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस वक्त क्या सभी लोग पढ़े लिखे? तो ये जब संविधान हमारा बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये कहा गया कि अगर मान लो किसी के पास पावर है कि राष्ट्रपति वो बन सकता है, और उस वक्त पढ़ाई की जमाना नहीं थी उतनी, और वो पढ़ा नहीं है, तो क्या वो पद पर बन सकता है? तो बोला गया कि हाँ बन सकता है, अगर उसके पास एबिलिटी, योग्यता होगा, है ना। पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है,
लेकिन अगर उसके पास पावर होगा, उसके पास क्षमता होगा, उसके पास कैपेसिटी होगी, तो वो चीजें बन सकता है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी श्रीमती राबड़ी देवी, नाम सुने होंगे। वो निरक्षर थी, मतलब पढ़ा लिखा नहीं आता था। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार की, है ना, जो पढ़ी लिखी। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे चीजें बताया जा रहा है यहाँ पर कि उस वक्त 47, 50, 52 के समय सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए पढ़ा लिखा चीजें को पद को हटा दिया गया। ठीक ना? चलिए अगला पॉइंट में आएंगे हम। अगला पॉइंट में आपको लिखना क्या है, हेडिंग देना है कि राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन व्यवस्था। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन व्यवस्था। राष्ट्रपति के पद हेतु, राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के पोस्ट हेतु निर्वाचन व्यवस्था, है ना, कैसे इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक ना? इसका पोस्ट प्रेसिडेंट का। अभी हमने आपको बताया था कि निर्वाचन व्यवस्था में बस यही है कि इनकी जो चुनाव होती है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के अकॉर्डिंग होती है। अनुपात का मतलब ये होता है कि इस अनुपात में वोट पड़ रहा है, पड़ रहा है ना, ये उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार है, अनुपात ही तो है, रेशियो तो ही है। हमको लग रहा है कि ये इतने परसेंट अच्छे हैं तो वो ऐसे दे रहे हैं, ये अच्छे नहीं है, इनको इस कैटेगरी में रख रहे हैं, तो हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही तो रख रहे हैं। ये व्यक्ति एकदम 100% अच्छे हैं, ये 75% है, ये 60%, 50% है, वो 20%। तभी तो हम अनुपात में क्या कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। चलो, इसमें आप लाइनिंग करके लिखोगे क्या है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन मंडल होता है। राष्ट्रपति पद हेतु, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचक मंडल होता है। एक एक निर्वाचन क्या होता है, मंडल होता है, इसमें राज्यसभा, लोकसभा, निर्वाचन नहीं, निर्वाचक, इसमें निर्वाचक लिखना, निर्वाचक मंडल होता है जिसमें जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, कोमा विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली, एवं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में 36 है ना, पुदुचेरी, दिल्ली एवं पांडिचेरी जिसको कहते हैं पुदुचेरी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचक मंडल होता है, एक इलेक्शन कमीशन होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसके अलावे दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब याद रखना कि दिल्ली और पुदुचेरी जो है एक ऐसा है जो यूनियन टेरिटरी होते हुए भी यहां विधानसभा है। तभी तो दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, लक्षद्वीप में मुख्यमंत्री थोड़े होते हैं। मुख्यमंत्री कहाँ होंगे, जहां विधानसभा होगा, क्योंकि विधानसभा का बहुमत दल के नेता कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे अपवाद में दिल्ली और पुदुचेरी है जहां विधानसभा है। दिल्ली में विधानसभा की सीट 70 है और यहां पर क्या है, 30 के आसपास है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां पर क्या है, तो ये कह रहा है कि लोकसभा, राज्यसभा, हाँ ऐसे भी नहीं समझ में आएगा तो देखो ऐसे ध्यान देना। हमने आपको क्या बताया कि ये है संसद, ठीक ना, ये भाग 5 में, और ये है विधानमंडल। ये क्या है, विधानमंडल, ठीक। ये आपको पता क्या चला कि ये संघ के अकॉर्डिंग है, मतलब देश के अकॉर्डिंग है, और ये आपको समझ में आया कि ये किसके अकॉर्डिंग है, राज्य के अकॉर्डिंग है। ये आपका भाग 6 में है और ये आपका भाग क्या है, 5 में है। क्या तो समझ गए हैं, बार बार इसको बताया जा रहा है। ये संसद में आपको बताया गया कि इसके 2 कमरे हैं, एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम क्या है, राज्यसभा। वैसे ही बताया गया विधानमंडल के, इसके भी 2 कमरे हैं, एक का नाम है विधानसभा और एक का नाम है विधान परिषद। ये संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और क्या है, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। और इधर से विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और क्या है, गवर्नर, है ना, मतलब राज्यपाल। अब यहां पर कह रहा है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होगा इसमें भाग कौन लेता है। तो इसमें क्या है, भाग कौन लेता है, तो देखो इसमें लोकसभा का बहुमत दल का नेता भाग लेते हैं, मतलब लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है और विधानसभा भाग लेता है। विधान परिषद इसलिए भाग नहीं लेता क्योंकि ये सभी राज्यों में नहीं होता, यह सभी राज्यों में नहीं होता। क्या समझे, विधान परिषद आपके राजस्थान में है क्या, नहीं है, बिहार में है। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होते। आज के डेट में देखोगे तो विधान परिषद जो है 7 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 7 राज्यों में है। कहां कहां है, तो तेलंगाना में है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है। जम्मू कश्मीर तो है नहीं क्योंकि वो अब विधानसभा इसलिए नहीं है, विधान परिषद इसलिए नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो गया, वो तो हट गया। उसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश, हाँ आंध्र प्रदेश नहीं लिखे हैं, और एक क्या है, आंध्र प्रदेश है। 6 नंबर में क्या है, आंध्र प्रदेश है। 7 जो था अब 7 नहीं है, अब 6 है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर हट गया, पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर जब हट गया तो अब कितने हैं, 6 है। तो ये सभी राज्यों में नहीं होता, इसलिए यहां पर प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या होते हैं, भाग विधान परिषद नहीं। तो आपको यहां से समझ जाओगे कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा 2 ऐसे क्षेत्र हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी विधानसभा है वहां, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। लाइन को कंप्लीट किए, चलो इसके बाद एक लाइन और है उसको भी लिख लेंगे। अब राष्ट्रपति का एक्चुअली क्या है, पद है, ध्यान देना।
यहाँ लाइन लिख लोगे। विधान परिषद विधान परिषद विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होते, इसलिए ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले। ठीक ना? विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होते, इसलिए ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन ले रहा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब चाहे वो विधानसभा जहां भी हो, दिल्ली और पुदुचेरी में भी है, तो उसको भी क्या किया गया है? ऐड किया गया है। अब राष्ट्रपति कौन सबसे पहले बने, उसका अरेंजमेंट हम लोग कल लिखेंगे। ठीक ना? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सभी लाइनिंग को आप लोग क्या करना, लिखना। और जितने भी आर्टिकल बताया गया है, पकाने को का 2 दशम जो 62 तक आप लिखे हो, उसको याद रखना।